हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं आप सभी को हिंदी काव्यखंड। हिंदी क्या है? हिंदी ये काव्यखंड गोदोली भाग 2 का है काव्यखंड, और ये पार्ट 6 है जनतंत्र का जन्म। हम इस वीडियो में कराने वाले हैं गोदोली का और चैप्टर 6 जनतंत्र का जन्म। और ये लेखक कौन है, ये क्या है, सभी भावार्थ के साथ हम इसका हिंदी अर्थ समझते चलेंगे और बहुत सटीकता से, आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर है। अगर सीधे दिनकर भी कह दे तो समझ जाइएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी दिनकर। अगर परिचय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार में हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था 1908 में और उनकी मृत्यु हो गई 1974 में हो गई। ठीक, आपको यहाँ से देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह, उनकी माता का नाम मनरूप देवी था। अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको बन गया, ये इतना आपको याद हो गया। यहाँ से ये देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपको ये 5 लाइन याद, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ गया। कैसे? देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। फिर ऐसे भी पूछ सकता था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरी या बेगूसराय बिहार। ठीक, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ऐसे भी आ सकता है। फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था? मनरूप देवी। ठीक है, ये कहानी का जो भाव है, ये कहानी पढ़ने के बाद आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना, 100% आना है। क्वेश्चन यहाँ से 1-2 जरूर आएंगे ये इनके बारे में। अब यहाँ से तो हो गया, अब इसका कुछ सारांश भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम भावार्थ में जाते हैं। दिनकर जी के प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास से हुई थी और 1908 में वह मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज के इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे बिहार के विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। देखिए अगर बात करें तो अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं गांव से ही, अधिकतर बच्चे गांव से ही पहले क्या करते हैं? मैट्रिक इंटर करते हैं, फिर वो धीरे धीरे शहर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अभी का समय क्या है कि आपको इंटर मैट्रिक सभी गांव में ही हो जाते हैं। जहाँ पे मैट्रिक करोगे वहाँ पे इंटर। लेकिन हम लोग जो पढ़े तो हम लोग को इंटर करना पड़ा थोड़ा सा शहर में जाकर, गाँव में इंटर नहीं था। लेकिन अब इंटर जो है अब गाँव में ही हो जाता है। इनकी रचना की बात करें तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। परम्पका, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिनी, नीलकमणि, उर्वशी, हारे हरिमान, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ये सभी जो है प्रमुख रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इन जो लिखा गया है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कहानी है। ठीक है, ऑप्शन में लिखा रहेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया रहेगा सुजाता, विनोबा भावे। ठीक है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर, तो उसमें जो ऑप्शन होगा उसको सही मानना पड़ेगा। तो मेन जो यहाँ से आपको ये याद करना पड़ेगा, रेणुका, हुंकार, सरस्वती, कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिनी के लेखक रामधारी सिंह, नील कुसुम के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हारे की हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद कर लेना। यहाँ से आपको एग्जाम में कोई एक टॉपिक डाल दिया जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कविता का परिचय। कविता के बारे में क्या है, कविता क्या, किसके बारे में, कविता क्या कहना चाहते हैं, कविता का परिचय कर देते हैं। प्रस्तुत कविता में जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है, और उदय के बारे में दिया गया तो क्या क्या दिया गया उसके बारे में समझ लीजिए। जनतंत्र राजनीतिक ऐतिहासिक अभिप्रायों और कविता में उजागर करते हुए कवि यह एक नवीन भारत का कल्पना करता है जिसमें जनता का स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से जो कविता का जो भावार्थ होता है यहाँ से आएगा, और इस सभी चीज़ का हम क्या करेंगे, इसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट, वो कहता कि यार ध्यान समझिएगा। अगर आप नहीं बैठे हुए हैं तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और इसका भावार्थ नीचे दिया हुआ है, इसका आंसर आप उतारते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करा कि सदियों में ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ को भी समझते चलना है। ठीक है, तो प्यारे इसका अर्थ क्या कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति कविता का रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ये जो कहानी जो बताया गया है, जो अपन व्यवहार देखे, ये कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जन्म से लिया गया है, जनतंत्र से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बूझी हुई राख में सुगबुगा दिखाई पड़ रही है, अर्थात कांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने के ताज पहनने के लिए व्याकुल है, और वह छोरो समय साक्षी है। जनता के रक्त पहियों की घर घर आवाज़ सुनाई दे रही है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। लमसम अगर बात बोलें तो ये उनकी मनुष्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अर्थ अब दूसरा पढ़ते हैं और इसको दूसरा को भी देखिए क्या कहता है।
तो चलिए दूसरा क्या कहता है, इसका दूसरा अर्थ हम इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इसका शब्दार्थ क्या कहता है कि जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, क्या है कि अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसत और सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कहीं मुंह खोल दर्द कहे वाली। मतलब अंग अंग में सांप हो चूस रहे हैं, मतलब सांप बैठा हुआ है, फिर भी क्या तभी भी मुंह खोल दर्द कहने वाले। दर्द से भाई कैसे कहे, आपके सर पर काल मंडरा हुआ है तो आपका दर्द बयान करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका अगर भावार्थ की बात करें तो भावार्थ क्या कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र से लिया गया है, जनतंत्र से लिया गया है। ठीक, ये टॉपिक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। क्या कहता है कि इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूरत है, मिट्टी की मूरत है। वह जाड़े की रात में जारा पाला के कसकर रुक रुक कर होने वाली पीड़ा को हमेशा सहती है, थोड़ा भी आ नहीं करती, और शरीर ठंड से शरीर ऐसा कपकपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद भी अपने दुख को किसी से नहीं कहती। सही बात है, दुख अपने जगह पर है, दुख किसी को बताओगे तो दुख को दूर नहीं करेगा बल्कि और उसका मजाक उड़ाता है, तो ये सहना पड़ रहा है। अब तीसरा भावार्थ में क्या कहता है, तीसरा शब्दार्थ में कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़े वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यह दंद्र जनता का इस पर क्या कहती है। कि भावार्थ की बात करें बच्चों तो प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ये हमेशा आपको पंक्ति में भावार्थ में पहला पंक्ति रहेगा। उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है कि इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि इनका सचमुच आशाएं वेदना को सह कर जीती है, फिर भी जीवन में उसका उक नहीं करती। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीव की बातें विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बड़ी ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनता का सही अर्थ है कि कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है और यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। चौथा शब्दार्थ में क्या कहता है पोयम में कि मानो जनता हो फूल जिसमें सहसासी नहीं, जब चाहे तब उतर सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध में मुही इसे बहलाने की, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसमें जब चाहो तब सजा लो, कोई दूध माही बच्ची नहीं, इसे दो चार खिलौने देकर बहला लो। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। वही कहते हैं कि जनता का जो दिल है, हृदय है, आप दूध देकर बच्चे की, जैसे दूध वाले बच्चे जो होते हैं उसको कुछ खिलौने देकर आप उसे बहला फुसला नहीं सकते हैं। अगर लोगों की दिल जीतना है तो आप उसे प्रेम भाव से प्रकट करना पड़ेगा, सेवा प्रदान करना पड़ेगा। अगला क्या कहता है, कुछ अगला मतलब भावार्थ में यानी कि शब्दार्थ में क्या कहता है कि लेकिन होता मुंडोल बवंडर उठते हैं, जनता तब तक कोपा कुल हो भुटकी चुदाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आ रही है। कितना मस्त कहानी है। अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो इसके बारे में रामधारी सिंह बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कवि कहता है कि जनता के पास अपार शक्तियाँ हैं, यानी कि अपार शक्तियाँ हैं। जनता जब हुंकार भरती हो तो भूकंप आ जाता है। जनता जब अपनी बातों को जब रखती है तो सुनामी आ जाती है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता। सही बात है, जनता के सामने कोई टिक सकता है नहीं, सरकार भी नहीं टिक सकती है। अगर जितने भी जनता है और कोई विरोध में पूरे जनता के सड़क पे आ जाए तो सरकार को अपनी माथा टेकनी पड़ेगी और जनता का बात मानना पड़ेगा। जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता। सुनो जनता पथ पर सवार होकर आ रही है, उनकी राह छोड़ दो, सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग की बात कोई सरकार नहीं सुनते हैं तो आपको अकेले निकलिएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप जनता हैं तो अकेले निकले। आपको सभी जनता को एक होना पड़ेगा। जितने भी भारत के जनता हैं, लोग हैं, सबको एक होइएगा, तभी जाकर सरकार बात सुनेगी और तब बात आपकी मानेगी। अगला है कि हुंकारों से महलों में नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाती है। जनता के रोक राहत मल मिलते ताव कहाँ है, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। और इसकी अगर बात करें तो ये कहानी भी कौन लिखा है, ये कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र के जन्म से है। इन्होंने सभी चीज़ बताया कि जनतंत्र का जन्म कैसे होता है। तो इस कहानी का भावार्थ अगर देखें तो पंक्ति द्वारा कवि दिनकर जी ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से माहौल की नींव उखड़ जाती है। जनता की सांसों के बल के राज मुकुट हवा में उड़ जाते हैं। समय व शक्ति नहीं जो जनता के राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती समय भी वैसी करवट लेती है। सही बात है, अगर किसी को वोट देना, अगर सभी जनता पढ़े लिखे शिक्षित और समझदार है तो वह सरकार बदल सकते हैं, हवा बदल सकते हैं, एक रूट का हवा। यानी कि हवा की बात बोलें तो सरकार की जो बहुमत होता है आप पब्लिक पर निर्भर करता है। तो आजकल के पब्लिक पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि जहाँ पे खाने को मिल रहा फ्री वहीं पे उसने डाल दिया गिरी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ो लिखो शिक्षित बनो और किसको वोट देना है, कैसे देश को, कौन हमारे काबिल है, कौन हमारे देश को, हमारे धर्म को, आस्था को आगे ले जाएगा, उसे हमें वोट दो और उसे आगे बढ़ाओ। ठीक, अगला हम बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दों शताब्दियों अस्त्र का अंधकार बिना गवाक्ष अंबर के तहजे जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वर अजय, नृत्य तिमिर के वक्ष उमरते जाते हैं।
ये भी कहानी जो है, इसके जो प्रस्तुत पंक्ति जो लिखे हैं रामधारी सिंह द्वारा रचित है। और ये कहना क्या चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से, तो कहना चाहता है कि कभी दिन के कहाँ वर्षों सैकड़ों वर्ष हजारों वर्षों का अंतर्यामी समय बीत गया है, यह जनता है स्वरूप जो अंधकार के चीरते हुए धरा को उतर रहे हैं और अंधकार को चीर फाड़ते हुए और हम उजाला प्रकट कर रहे हैं। तो हम लोग बच्चों पढ़ो, शिक्षित बनो, और हमारे धर्म के विरुद्ध अगर कोई खड़ा हो तो हमें एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में अस्त्र दोनों हमें रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवानों को देखिएगा एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र जरूर रहता है। ठीक है, तो हमें धर्म की रक्षा करना है तो अस्त्र, पढ़ाई अगर करनी है तो शस्त्र, दोनों हमको चाहिए, तो दोनों जरूरी। तो क्या बोला कि सिर के मुकुट धरो सबसे विराट जंतर, क्या है, जनयंत्र जगत के आया पहुँचा, तैमिक कोटि हित सिंहासन को तैयार करो, अभिषेक राज और राजा नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मतलब 33 करोड़ जो जनता है इसके सिर पर मुकुट धरो। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ जो है, इन पंक्ति का कवि कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। ठीक है, भारत स्वाधीनता हो चुका है, स्वाधीन हो चुका है, जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उसके लिए आज का दिन शुभ है। 33 करोड़ जनता की जो राय होगी उसके समर्थन में जो आएंगे उनको यह बना दिया जाएगा। इन्हीं की बात कहा गया। अगली बात करें कि आरती लिए तुम किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिर राजप्रसाद को तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर नहीं मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अब देखिए इस कविता का अर्थ क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। आरती लिए तुम किसे ढूंढ रहे हैं मूर्ख, मतलब मूर्ख आदमी, तो आरती को लेकर क्या ढूंढ रहे हो, मंदिर राजप्रसाद में तहखानों में, तो मंदिर में राजप्रसाद में तहखानों में ये तुम आरती लेकर किसको ढूंढ रहे हो, भगवान वहाँ पे नहीं है। देवता कहीं नहीं सड़क पर गिद्दी तोड़ रहे हैं गिट्टी, देवता मिलेंगे खेतों में और खलिहानों में। भगवान जो है आपको खेतों में मिलेंगे, खलिहानों में, पेड़ों में, पौधों में भगवान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मंदिर में या घंटा बजा से उसमें जो दिया गया है, यानी कि मंदिर में थाली लेकर दिखाने से नहीं। तो इसकी अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति के द्वारा कवि का कहना है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं, मंदिर राजमहलों तहखानों, देवता नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे कि वास्तविक देवता तो सड़क पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर और खेत खलिहान में काम करने वाले किसान हैं। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक देवता कहा है। इनका कहने का मतलब ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कहानी जो लिखे, इनका कहने का मतलब है कि जो देवता जो है मंदिर में नहीं मिलते हैं और वहाँ पे थाली दिखाने से देवता नहीं मिलते। देवता तो मिलते हैं कहाँ, तो देवता सड़क पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर के रूप में देवता मिलेंगे, खेत खलिहान में काम करने वाले जो किसान होते हैं उसके रूप में देवता मिलेंगे। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक को ही देवता कहा है, जो देवता के भगवान का रूप है। अगला कविता में क्या कहते हैं कि फावड़े और हल राजदंडन बनने का है, धूर्तता सोने के श्रृंगार सजाती है, दो राजमय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब देखिए राजदंड बनाने का है, फावड़े और हल राजदंड बनाने का है, घुसरता सोने के श्रृंगार सजाने का है, दो राजमय की पथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। अब इसके बारे में इनका क्या अभिप्राय है, क्या कहना है, उसको बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि दिनकर ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल्य राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी वह धरती का सोना उगाता है और धरती के सुधरता हुआ श्रृंगार आज सोना क्या है, तो आज सोना सा जगा हुआ है। तो ये सोना सा सजा हुआ है, अर्थात धूल की स्वर्ण और रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्र से खाली करो कि जनता स्वयं आ रही है। तो जनता को सिंहासन राज बनाया है, इसलिए कह रहे हैं कि जनता सिंहासन खाली करो, जनता आ रहे हैं। तो ये थे हमारे जितने इम्पोर्टेंट पोयम थे, उनके सभी का एकदम डिटेल में, शुद्ध भाषा में और सही भाषा में, सरल भाषा में मैंने आपको समझाया और वर्णन किया, एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हुई और अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो प्यारा सा, और हमारे वीडियो में कोई चीज़ की कमी होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हमारे वीडियो में क्या कमी है उसको हम सुधारें, अगले बार उसे चेंज करें। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, कुमार एकेडमी। ठीक है, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर या नोट्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। उसके बदले आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।